हेलो बच्चों, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस नियम के बारे में 5 इम्पॉर्टेंस बातें। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने गाउस नियम को पढ़ा था, उसके नियम को प्रूव किया था और आज उसी के नियम के बारे में हम 5 पॉइंट्स को जानेंगे। ये पाँचों पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके आगे आने वाले गाउस नियम के अनुप्रयोग में उपयोग होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इन पॉइंट्स को ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपके समझ में आ जाएंगे तो आगे चलकर गॉस की प्रमेय के जितने भी अनुप्रयोग हम आपको पढ़ाएंगे, जितने भी अनुप्रयोग हम आपको समझाएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग PDF चाहते हैं इसका, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई। अगर पसंद आई तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और अब चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये जो 5 पॉइंट्स हैं गॉस प्रमेय के बारे में, गॉस नियम के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप जान लेंगे तो आपका डेरिवेशन और इसके जो अनुप्रयोग हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ इन पॉइंट्स को लिखना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये जो पहला पॉइंट्स है, मैं यहाँ पर सभी पॉइंट्स को लिख दूंगा बारी बारी, और उसके बाद हर एक पॉइंट्स को मैं एक एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस आप लोग ध्यान से बस एक तरफ से एक बार ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट्स मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। चलिए पहला पॉइंट देखिए। यदि पृष्ठ ए के भीतर अनेक बिंदु आवेश हैं तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स समस्त आवेशों के वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात इसको हम लिखेंगे, अर्थात अब इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। पहले इसको बस ध्यान से देखिए आप लोग। ये कह रहा है कि यदि कोई बंद पृष्ठ ए है, उसके भीतर कई बिंदु आवेश हैं, तो उस पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो एक एक आवेशों के कारण अलग अलग फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी फाई ई जो है वो बराबर होगा सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि फाई ई जो होगा वो बराबर होगा सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। या हम इसको लिख सकते हैं कि जितने भी आवेश होंगे सब आवेशों का बीजगणितीय योग कर लिया जाएगा और उसके बाद सबको योग करने के बाद एप्सिलॉन नॉट से जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो उस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हमने आपको बताया था कल वाली क्लास में, या इसी को हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू कुल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है कुल आवेशों का योग। सिग्मा क्यू लिखा है ना, कुल आवेशों का योग। कैसा योग? बीजगणितीय योग। और आवेश कहाँ के लिए जाएंगे? उसके अंदर के आवेश लिए जाएंगे और सबको हम भाग लगा देंगे किससे? एप्सिलॉन नॉट से। तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा उस पृष्ठ से गुजरने वाला। ठीक, अब इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई पृष्ठ है हमारे पास। यहाँ पर मैं एक पृष्ठ बनाता हूँ। एक पृष्ठ है हमारे पास, कोई भी पृष्ठ ले लीजिए। एक पृष्ठ है हमारे पास, एक आवेश, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तीसरा बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, मान लो यहाँ पर ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। पहले बिंदु पर हम मान लेते हैं 2 कूलाम का आवेश रखा है। दूसरे बिंदु पर मान लेते हैं
-4 कूलाम का आवेश रखा है। तीसरे बिंदु पर मान लेते हैं 6 कूलाम का आवेश रखा है। ठीक है, 3 बिंदु हैं ABC और तीनों बिंदुओं पर अलग अलग आवेश हैं। तो इनसे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई जो होगा, क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे, फाई ई जो होगा वो बराबर होगा कुल आवेशों, यानी सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी बीजगणितीय योग का मतलब वो चिन्ह सहित लेना है। तो 2 + 6 और -4/ε0, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका 6 2 8 में से 4 गया 4/ε0। ये हो जाएगा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। आया समझ में आप लोगों को? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ। कह रहा है कि यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर है, कोई पृष्ठ बना लेते हैं हम यहाँ पर, गोलीय पृष्ठ बना लीजिए या कोई भी पृष्ठ बना लीजिए। और पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए, क्योंकि गॉस की प्रमेय जो है वो केवल बंद पृष्ठों के लिए लगती है। ठीक, गॉस की प्रमेय हम लोग किसके लिए लगाते हैं? केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए। तो ये एक बंद पृष्ठ है, इसके बाहर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु क्या है? O है, और इस पर Q आवेश स्थित है, +Q आवेश यहाँ पर स्थित है। तो इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, कैसे शून्य होगा, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर बाहर ये +Q आवेश रखा है तो ये क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से दूर की ओर होती हैं, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे दूर की ओर, ऐसे। ठीक, अब ये इस पृष्ठ को यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। इस बिंदु पर अंदर जा रहा है, इस बिंदु पर बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस पृष्ठ पर ये बिंदु है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और एरिया वेक्टर इस इतने तल का एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा। यहाँ पर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र ई जो है वो इस दिशा में है, ये ई की दिशा है, वेक्टर ई की दिशा, और ये है वेक्टर ए की दिशा। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इस इतने छोटे से तल का एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में आएगा। ठीक है, तो दोनों की दिशाएं इधर सेम है, यहाँ पर दोनों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत है। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा, इसको अगर P बिंदु मान लें और इसको हम मान लें Q बिंदु। ठीक है, तो इसको हम आराम से एक एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए, P बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स, P बिंदु पर P बिंदु से निकलने वाला फ्लक्स, P बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स, पहले हम P बिंदु से निकालते हैं, उसके बाद अभी Q बिंदु से निकालेंगे। P बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर, आपको हमने बताया था क्या होता है? वेक्टर ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या इसको हम अगर ओपन करके लिखें तो इसको हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? ई और ए के बीच का कोण होता है। अब देखिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, एरिया वेक्टर इस दिशा में है, कोण कितना बन रहा है? 180। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस होती है, यहाँ से फाई ई का जो मान आएगा वो क्या आएगा? माइनस ई ए के बराबर आएगा। ठीक, आया समझ में बच्चों आप लोगों को? ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं Q बिंदु पर, ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं Q बिंदु पर। देखिए, Q बिंदु पर फ्लक्स, Q बिंदु पर फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, Q बिंदु पर गुजरने वाला फ्लक्स, इसको देखते हैं। तो फाई ई बराबर होगा ई ए कॉस थीटा, आपकी बार ये डायरेक्ट करते हैं,
ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण। यहाँ पर कोण इन दोनों के बीच का कितना है? 0। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। यहाँ से फाई ई जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ई ए के बराबर मिलेगा। ठीक है, ये जो बिंदु, ये क्यू बिंदु के लिए था और ये पी बिंदु के लिए था। इसको हम चाहे तो फाई ई 1 नाम दे दें और इसको फाई ई 2 नाम दे दें। कुल फ्लक्स जब निकालेंगे, अतः कुल फ्लक्स अगर निकालें फाई ई बराबर फाई ई 1 और प्लस फाई ई 2, दोनों को जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर 1 जो है आपका कितना है? माइनस ई ए है। 1 जो है कितना है? माइनस ई ए। और ये कितना है? प्लस ई ए। तो निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? अब आप लोगों को अगर ये पॉइंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, तो इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, पॉइंट से ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट देखते हैं। कह रहा है फ्लक्स का मान पृष्ठ के भीतर आवेश क्यू की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ये कोई क्या है? पृष्ठ है। यहाँ पर आवेश यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो कहीं भी आवेश रखा है, लेकिन ये जितने भी आवेश हैं ये इस पृष्ठ के भीतर ही तो हैं। और हम लोग जो फ्लक्स का मान लेते हैं फाई ई जो होता है वो होता है क्यू इंटरनल और कुल ठीक, क्यू इंटरनल कुल बटे एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है अंदर जितने आवेश रखे हैं उसको हम एप्सिलॉन नॉट से भाग लगाते हैं तो फ्लक्स निकल के आता है। ठीक है, यही क्या होता है? गॉस के नियम का फॉर्मूला भी यही होता है। तो हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, 2 कूलाम का आवेश है, यहाँ 3 कूलाम का आवेश है, यहाँ 1 कूलाम का आवेश है, यहाँ पर -2 कूलाम का आवेश है। ठीक है, ऐसे ऐसे कई आवेश रखे हैं। तो फाई ई जो होगा वो क्या होगा? इन सब का योग कुल, तो 2 + 3 + 1 और -2 और बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 2 4 बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आया समझ में आप लोगों को? तो फ्लक्स का मान पृष्ठ के भीतर आवेश क्यू की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश चाहे केंद्र पर रखा हो या किनारों पर रखा हो, इससे कोई निर्भर नहीं करता है इसका। अगला पॉइंट है फ्लक्स का मान आकृति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात बंद पृष्ठ गोलाकार, घनाकार या शंक्वाकार हो, उससे फ्लक्स का मान पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है वो फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो इसको हम आकृति बना के आपको बताते हैं कि जैसे एक आकृति चाहे गोलाकार है या आकृति आपकी घनाकार है, आकृति आपकी घनाकार है या आकृति आपकी शंक्वाकार है, आकृति पे फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है।
इनसे भी निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। इससे भी निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आप लोगों को। ये जो फ्लक्स का मान है ये आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे जो हम लोग गॉस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ बहुत ही काम आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स क्या है। कि कह रहा है कि यदि बंद पृष्ठ किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो, जो बंद पृष्ठ है अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। पहले मान लेते हैं कोई आकृति है, कोई भी आकृति रख लीजिए। हम यहाँ पे रख लेते हैं एक घन, एक क्या बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। थोड़ा आपकी बार बड़ा बनाते हैं, यहाँ पर ऊपर फिगर छोटा हो गया था, हम इसको बड़ा बना लेते हैं। ये बनेगा घन। अब यहाँ पर इधर के साइड में हम लोग बना लेते हैं इसको, ऐसे ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं। रफ की आकृति है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ से मिला देंगे इसको। अब ये जो ये घन नहीं लग रहा है, घन किधर से लग रहा है इसको देखिए। मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ, आप लोग देखिए घन कैसे बनाएंगे। सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक नहीं बना बस। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ई एक समान वैद्युत क्षेत्र बना देते हैं। ये वैद्युत घन जो है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। अब ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चिन्ह पर पाटी लगाते हैं। अंदर जाने वाले फ्लक्स को, अंदर जाने वाले फ्लक्स को हम लोग निगेटिव साइन के साथ लेंगे। अंदर जाने वाले फ्लक्स को निगेटिव साइन के साथ लेंगे और बाहर आने वाले फ्लक्स को, बाहर निकलने वाले फ्लक्स को बाहर जो फ्लक्स निकल रहा है इसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। ये हमें चिन्ह परिपाटी यहाँ पे लगानी होगी। अब देखिए फ्लक्स क्या होता है, जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं को फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर से होकर जा रही हैं, तो ये वाली जा रही है और ये वाली जा रही है, दो रेखाएं जा रही हैं। यानी यहाँ पर जो अंदर की ओर जा रहा है फ्लक्स, हम मान लेते हैं ये क्या होगा, φ1। यहाँ पर जो अंदर जा रहा है इसको φ1 मान लेते हैं, ये जो बाहर निकल रहा है इसको क्या मान लेते हैं, φ2 मान लेते हैं। तो कुल फ्लक्स जो होगा, अतः कुल फ्लक्स जो होगा फाई बराबर, देखिए यहाँ पर अंदर जाने वाला फ्लक्स ये अंदर की ओर जा रहा है तो ये फ्लक्स माइनस में लिया जाएगा, -φ1, और ये बाहर निकल रहा है तो इसको प्लस में लिया जाएगा, +φ2। ठीक है, अब देखिए फाई बराबर, इधर से कितने फ्लक्स जा रहे हैं, 2 फ्लक्स, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। कितने फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, 2 फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, +2 हो जाएगा।
अब इसका मान क्या हो जाएगा 0। यानी बात यहाँ पर ये स्पष्ट होती है कि अगर कोई बंद पृष्ठ किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होगा 0 होगा, जबकि उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 5 पॉइंट्स को पढ़ लिया। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग इस जो आपने पढ़ा है इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस PDF को वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।